जंगला च चारा दे पिजड़ा दे पिजड़ी सुटे आई कोड़ा मिये मारी ले पिजड़ी आई कच पिजड़े ने। बोलना बंद करो, आप तो मुलाजिम हो। मैंने कहा आपकी मुलाजमत को मैं छोड़ ही देता हूँ। फिर ख्वाहिशात हमें जीने नहीं देती, हम ख्वाहिशात को मरने नहीं देते, तबाही हो जाती है जिसकी ख्वाहिशात ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि जम्मू में भी एनएलयू जो है होनी चाहिए। अब मैं ये सवाल आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि पिछली जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस हुई वहां पे उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट थे जिनको टिकट मिलनी चाहिए थी वो डॉक्टर मुल्कराज भमागी थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। हेलो एंड वेलकम टू जे&के पर्सपेक्टिव। हमारे साथ बात करने के लिए आज डॉक्टर मुल्कराज भमागी हैं। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जम्मू एंड कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, ऑथर, पोइट, एक एजुकेटर और जम्मू एंड कश्मीर से एक पॉलिटिशियन। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ बात करने के लिए। भमागी साहब, सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल सफ़र है, ये पूरी की पूरी शुरुआत कहाँ से हुई? आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, अपनी थोड़ी सी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में बता दें, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दें, तो शायद हमारे जानने वालों के लिए आसान होगा। शुक्रिया अक्षय ठाकुर जी। मैं तो बड़ा एक सिंपल और बड़ा ही एक आम जिसको कहते हैं फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। गांव का रहने वाला हूँ। मेरा विलेज जो है वो अपर कलसोत है, जिला उधमपुर में। और मेरे पिताजी किसान थे और पॉलिटिकल लीडर भी रहे और 2-3 बार उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ वार्ड से वो जीते भी। और ईमानदारी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपने जितनी भी ज़िंदगी थी वो सारी सफ़र उनका वो वहाँ ही तय हुआ। और हम बड़े हम ये भी नहीं कह सकते बहुत गुर्बत, लेकिन गुर्बत से कहीं ऊपर भी नहीं। इस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी जो है वो शुरुआत की है। और उसके बाद मेरी पढ़ाई जो है वो सबसे पहले मेरी प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कौरी लड्डा है एक, वहाँ पर हुई। और 5th के बाद में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मोंगरी में, और उसके बाद उधमपुर में। फिर उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने जब ग्रेजुएशन किया, बीए, बीएड, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से। और ऐसे ऐसे चलता गया। और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने गांव से अपनी लाइफ को आगे ले जाने का एक प्रयास किया। और उसके लिए मैं कहता हूँ मेरे माँ बाप का दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके साथ मेरे जो टीचर साहिबान हैं उनको मैं आज भी सल्यूट करता हूँ, पेरेंट्स को और टीचर्स को, जिन्होंने मुझे सोच दी। और मैंने किसी बड़े एक बुद्धिजीवी भी कहो या बड़े स्पिरिचुअल जो बड़ी हस्ती, एक पर्सनालिटी से ये बात सुनी थी कि मैं ऊंचा इसलिए देख सका कि मैं ऊंचों के कंधों पर चढ़ करके मैंने देखा। तो इसलिए मेरी ऐसे ही मिक्स रहा है जी। बहुत कोई वो नहीं कि मैं वो जिसको कहते हैं कि वो जन्म लेते ही वो गोल्डन स्पून में मुझे कोई कुछ मिलता, वो नहीं है। हम सारा जो कुछ किया है, हम सेल्फ स्टेड हैं जहाँ तक भी हैं। बेशक थोड़ी तरक्की की है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने अपने बलबूते पे ली है और आज जैसे चल रहा हूँ तो बस आगे। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपने कहा कि आपने पीजी की दिल्ली से और उसके बाद आप लेक्चरर रहे पॉलिटिकल साइंस के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सफ़र था पूरा पूरा, एक एकेडमिशियन होना और एक लेक्चरर की जॉब करना, उसके बाद ये सडन स्विचिंग कैसे हुआ? ये पॉलिटिकल लाइफ कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, मैं ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का स्टेट होती थी तब, मैं तो अब भी स्टेट ही कंसिडर करता हूँ इसको। यूटी तो उसी एरिया की बनी, एक लद्दाख को अलग कर दे दो, बाकी का तो वही एरिया है, तो है तो स्टेट ही। बनाई गई यूटी है तो बात अलग है। तो मैं स्टेट लेवल में रहा हूँ, ट्रेड यूनियन का, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे। और इसके साथ साथ मेरा पॉलिटिकल साइंस और लॉ भी है, जिसकी वजह से, और पॉलिटिकल साइंस में भी आप जानते हो कि 60% से अब जो है
वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही उसमें होता है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये बैठने नहीं देता, क्योंकि जब एक इंसान को पता चल जाती है कि ये मेरे राइट्स है, ये मेरी ड्यूटीज़ है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इनके लिए मैंने बड़े बड़े लोगों को स्टडी किया है। मैंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को स्टडी किया, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को स्टडी किया है, बहुत सारी बुक्स उन्होंने जो जेल में लिखी थी उनको भी मैंने स्टडी किया है, मैंने महात्मा गांधी को किया है, मैंने सुभाष चंद्र बोस जी को किया, और देयर आर सो मेनी नेशनल और इंटरनेशनल फिगर्स जिनको मैंने स्टडी किया। उनसे इंस्पिरेशंस मिलती हैं इंसान को और बढ़ने का मन करता है कि चलो उन्होंने कुछ किया, हम भी कुछ करें। उनके बराबर हम तो नहीं हो सकते, ये हमें भी पता है, लेकिन जितना हो सकता है अपने से माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए करें। तो इसलिए मैंने बड़ी कोशिश की है। तो फिर मैंने देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो एक महदूद है, एक लिमिट के बीच में रह करके काम कर सकता है, अपने राइट्स के लिए लड़ सकता है, लेकिन वो कई बार यहाँ तक बहसें होती थी हमारी, कई अपने सीनियर्स के साथ भी कई बार मेरे बातें हुई हैं, बहस हुई है और गर्मा गर्मी भी हुई है। तो कई बार वो कहते थे आओ मुलाजम हो, तो फिर मुझे, और कई लीडर्स के साथ भी मेरी हुई है, तो जब लीडर्स भी कह देते हमारा बोलना बंद करो, आप तो मुलाजम हो, मैंने कहा आपकी मुलाजमत को मैं छोड़ ही देता हूँ, फिर आओ ना मेरे मुकाबले में, मैं बात करता हूँ। मेरे साथ बात करना कोई आसान नहीं है, मैं लॉजिकल बात करता हूँ। और फिर मैंने क्विट कर लिया अपनी सर्विस को, और मैंने 4 साल पहले अपनी सर्विस जो है वो छोड़ दी। 2 साल अभी भी बाकी है, तो समझ लो मैं उसके बाद फुल फ्लैज जो है 24/7 पॉलिटिक्स में आ गया। और मुझे पता है कि बिना पॉलिटिक्स के हमारा इंडिया जो है, हमारा हिंदुस्तान जो है, ये संविधान से चलता है, और संविधानिक तौर पर हमारे जो जितने भी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वहाँ पर असेंबलीज है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाए जाते हैं, बनते हैं, लोगों द्वारा चुने जाते हैं, वही बात रख सकते हैं, वही लॉ मेकिंग बॉडी होती है, और कोई नहीं होता है। और कई स्टेट्स में तो हमारे यहाँ भी अपर हाउस भी था, जहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते थे। अब नहीं है, बात अलग है, लेकिन हम वो लोग उस वहाँ पहुँचा जाए तो उसके बाद बंदा काम कर सकता है। अगर वहाँ तक जब तक नहीं पहुँचता तब तक एज ए प्रेशर ग्रुप बना करके वो बात कर सकता है। अगर हम कहीं अपोजिशन में हों भी हैं तो हम अपनी बात कर सकते हैं, मेरा काम है लोगों की बात करना। तो इस तरह से हम चलते जा रहे हैं, और इसलिए मैं आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी बंदिशें जो थी वो चल रही थी मेरे साथ, कि मैं पूरे तरीके से लोगों की बात को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, गवर्नमेंट के साथ उसको मैं रखने के काबिल नहीं था। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक मज़ाहिया अंदाज में मैं कहूँ कि मैं एक बात बताऊं आपको कि मैं सेक्रेटेरिएट में बैठा था और बड़े सारे ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ मिलकर के बात कर रहा था, तो उनमें से कहा कि डॉक्टर साहब आपने बड़ी जल्दी कर दी, नौकरी अभी नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैंने उनको कहा भाई साहब आप यहाँ पर बैठे हुए हो, तो अगर आपका कोई सीनियर आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है? वो बोलने लगे मुझे उठना पड़ता है। मैं अगर मेरे सामने आपका कोई चीफ सेक्रेटरी भी आ जाएगा, मैं उठूं ना उठूं, अगर मैं थोड़ा सा पंगा भी कर दूं क्या हो जाएगा? मैं लड़ाई भी कर दूंगा, 2 बातें जोर से भी कह दूंगा, कुछ नहीं होता। क्योंकि लीडर जो होता है वो ठीक है, लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा लीडर वही होता है जो सबको साथ लेकर के चलता है, विदाउट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके बात करता है। क्योंकि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कहीं दूर तो नहीं है, यहीं पर है। उनके डॉक्यूमेंटेशन होती है, सारा कुछ होता है, सारी फॉर्मेलिटीज होती है, उसके बाद वो रजिस्टर होती है। तो किसी पार्टी के खिलाफ आइडियोलॉजी अपनी अपनी है, लेकिन फिर डर कम रह जाता है ना। और जब मुलाजिम होता है तो उसको नौकरी का डर होता है, नौकरी चली जाए, जब नौकरी छोड़ दी तो अब डर किस बात का? तो आप बात करते जाएंगे। तो ऐसा मेरा सफर जो है, खट्टे मीठे जो एक्सपीरियंस जो मेरे हैं वो हैं और चल रहे हैं। तो आपका ये जो पूरा का पूरा एक्टिविज्म है, ये एज अ टीचर, जब आप टीचर थे वहां से स्टार्ट हुआ, या फिर मैं ये समझूं कि आप स्टूडेंट लाइफ में? मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मेरे जो टीचर साहबान हैं उनको मैं फिर एक बार शत नमन करता हूं कि वो मुझे मॉर्निंग असेंबली से मुझे मेरा लेक्चर शुरू होता था। ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं। मॉर्निंग असेंबली में जब कोई पार्टी होती थी, कोई और फंक्शन होता था, कोई एनुअल फंक्शन होता था, तो मुझे बोलने का, प्रेयर बोलने का भी मुझे ही। और मुझे आज भी याद है कि प्रकाश सिंह जी और मैं मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर किया करते थे। फिर गेम्स में भी मैं बड़ा, वो कबड्डी का खास करके
पुरुषोत्तम सिंह जी मेरे दोस्त भी हैं और जोनल एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो हम उस वक्त कबड्डी में, और बहुत सारे ही, देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स, और वो सारे हम कबड्डी में, वॉलीबॉल के बड़े अच्छे तरीके से, और टीचर्स मुझे स्टेज पे लाते थे। मुझे आज भी पता चलता है कि वो टीचर साहबान जो है, उनकी वजह से मुझे मौके मिले ना। उन्होंने मुझे पीछे नहीं रखा, आगे रखा, स्टेज पे रखा। और बोलने के मुझे आज भी याद है कि 9th वाले हम थे और 10th वालों को जब वो पार्टी दी जाती है ना, वो दूसरे एग्जाम देने के लिए जाना था, वो फाइनल क्या कहते हैं उसको, फेयरवेल पार्टी। तो वहां पर मुझे बोलने का मौका मिला और मैंने टूटी फूटी भाषा बोला, लेकिन उस वक्त हमारी टांगे कांपती थी। अब हमें मुझे समय कम लगता है, अगर मुझे 3 घंटे भी बोलना हो मुझे परवाह कोई नहीं है। अब तो वो समय नहीं रहा है जैसे पहले बोलते थे, बड़ा लंबे भाषण देते। आजकल तो शॉर्टकट में भाषण होता, शॉर्टकट में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है। अपनी बात को जितना शॉर्टकट हो सकता मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हमने बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण भी दिए और फिर चलते रहे। फिर ट्रेड यूनियन लीडर रहे तो उसमें भी हमने कई बार इन्वेस्टिगेशन हुई। 4 बार मैं अरेस्ट हुआ हूँ 8 बार, 4 बार जम्मू में और 4 बार कश्मीर में। और लोगों के लिए, चौथे पे एक मिशन के लिए, 5वें पे एक मिशन के लिए, 6ठे पे एक मिशन के लिए हमने लड़ाई लड़ी। सबके साथ, मेरे बड़े हाई कमांड के जो लीडर्स थे उनके साथ मिलकर के, वो आज भी हैं। और उसके साथ साथ फिर बहुत सारी लड़ाइयों, 7वां पे एक मिशन, एक ही हमने एक जम्मू में प्रदर्शन किया है, कश्मीर में किया तो वो जल्दी हो गया था। 7वें पे एक मिशन के लिए हमें ज्यादा लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। तो हमने कोशिश की है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी, और आज भी मैं एम्प्लॉइज के लिए भी लड़ रहा हूँ, एजुकेशन के लिए लड़ रहा हूँ, टूरिज्म के लिए लड़ रहा हूँ। लोगों के जो लोगों के लोकल मुद्दे हैं उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। और बड़ी बात यह है कि मेरा एक विजन है कि मैं सारी सोसाइटी को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको, जो लोग स्लोगन लगाते हैं, लीडर भी स्लोगन लगाते हैं बहुत सारे, मैं सबका ये नहीं बोलूंगा कि सब ऐसे झूठे मूठे लगाते, लेकिन मैक्सिमम झूठे मूठे लगाते हैं। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मैं सच में हिंदू, मुस्लिम, सिख इतिहाद को यकीन रखता हूं, बिल्कुल रखता हूं, उसमें कोई फर्क नहीं। और मैंने प्रियम्बल स्टडी किया है। प्रियम्बल इज द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, संविधान की रूह है, जिसमें इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी लिखा है। मैं उसके मुताबिक चलना चाहता हूं और मैं कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से हट के बात नहीं करना चाहता। जो राइट्स दिए गए हैं उसके हदूद में रह करके चलना चाहता हूं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करता हूं अगर तो मुझे पता होना चाहिए कि ये इसका प्रोटोकॉल क्या है। मैं फालतू में उसके साथ बात नहीं करूंगा। मैं किसी लीडर, जो मेरा अपोजिट क्यों ना हो, मेरी पार्टी आइडियोलॉजी नहीं मिलती हो, सोच नहीं, मन भेद नहीं, मेरा मतभेद हो सकता है, मन भेद मेरा किसी से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों करूंगा? सारे हमारे हिंदुस्तानी है, सारे लोग यहाँ के हैं। और बेशक अगर महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पर चले तो पूरी दुनिया हमारी अपनी है। और जितने हमारे संत महापुरुष हुए हमारे देश के, उन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बातें की हैं, मानव भाईचारे की बात, मानव जाति की बात की है, पूरी दुनिया की। पहला सबके किताबें हिदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का जी, जिसको हम ग्लोबल फैमिली कहते हैं। अफसोस है आज इसको बिल्कुल निचोड़ करके रख दिया है। आपसी घर में लड़ाइयां शुरू हो गई, छोटी छोटी बातों से लेकर के, बातों को लेकर के। तो मेरी ऊंची सोच है, बड़ी सोच है। मैं कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने की सोच नहीं रखी हुई है कि जो छोटी सी सोच लेकर के चलूंगा, या मैं कोई वो, जो लोगों की बहुत ख्वाहिशात होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा भी ना हो कि और ख्वाहिशात और मेरे बीच में बड़ा गहरा रिश्ता है। ख्वाहिशात हमें जीने नहीं देती, हम ख्वाहिशात को मरने नहीं देते। तबाही हो जाती है जिसकी ख्वाहिशात ज्यादा एक्सेस हो जाती है। मुझे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो मैं काम कर रहा हूं, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कर्म करते चलो, फल की आकांक्षा मत करो। मैं फल की आकांक्षा करता ही नहीं हूं। मैं निष्काम भाव से इस संसार की, इन लोगों की, यहां तक मेरे से हो सकती, मेरे से, मुझे पता है मेरे से जो आग बुझने वाली नहीं है। लेकिन वो एक बात है कि वो बहुत बार मैंने भाषणों में कही है, तो उससे क्या किया है कि उसको लोगों ने भी पकड़ करके बड़ी बातें की है, लेकिन उसको सीधे ढंग से बोलते नहीं है। कहीं वो सुनी सुनाई बात बताते हैं ना। मैंने उस बात को देखा है कि एक चिड़िया वो आग लगा देती है चोंच से, कहीं से वो
आग से वो तिनका एक जल रहा है उसको लगा देती है आग और उसके बाद बहुत आग फैल जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आ जाती हैं, बहुत कोशिश की जाती है लेकिन आग बुझने का नाम नहीं लेती। और वो चिड़िया आग लगाने वाली बैठ गई चुप करके, एक चिड़िया और है और वो अपनी चोंच से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के उस पर फेंक रही है ताकि आग बुझ जाए। तो वो वाली टॉन्टिंग करती है उसको, एक मजाक जैसा लेती है, कहती है अरे चिड़िया ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ये काम नहीं कर सकती हैं, तेरे से क्या। वो कहने लगी मुझे भी पता है कि मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, इतनी आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन इतिहास हर घड़ी हर पल बनता है। जो अब इतिहास बन रहा है एक आग लगाने वालों का है, एक आग बुझाने वालों है। मुझे यही खुशी होगी कि मेरी आग बुझाने वालों में उस लिस्ट में मेरा नाम होगा। तो डॉक्टर भमागी ये चाहता है कि मेरा आग बुझाने वालों में हो, आग लगाने वालों में। आग लगा करके सत्ता हासिल करके लोग जाति पाति मजहब फिरका प्रस्ती एरिया वाद काला गोरा गरीब अमीर, इसकी वजह से सत्ता हासिल हो जाएगी। कितनी देर तक रहेगी इनको पूछो तो सही है। कितने गए सुलेमान सिकंदर मौत न छड़े पीर पैगंबर, कुर्सी पा भी लोगे फिर क्या कर लोगे, उसके बाद क्या करोगे। बहुत ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। एक बात, जब सिकंदर बड़ा सारा एरिया जीतने के बाद बहुत सारे ममालिक से निकल के जब कहीं हमारे देश में आया तो एक साधु की कुटिया के पास जाकर के उसको बोलने लगा तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। उसने बोला, साधु ने बोला मुझे नहीं पता तू कौन है। उसने बोला तेरा सर कलम कर दूंगा, तुझे पता नहीं मैं सिकंदर हूं, मैं बादशाह हूं। साधु बोलने लगा तू बादशाह है, क्या करना चाहता है तू। मैं दुनिया को जीतना चाहता हूं। अब फिर क्या करेगा, अब फिर आराम से सो जाऊंगा। और यार मेरी साथ लेट है, मैं तो आज ही चुप करके लेटा हुआ हूं। अगर इतना तूने उपद्रव करने के बाद, ब्लड शेड करने के बाद, तूने तबाही दुनिया की करने के बाद, इतना नुकसान करने के बाद फिर तू सुख से लेटने के लिए सोचा है, तो आना आज ही मेरे साथ लेट जाना। युद्ध करना पड़ेगा ना, कुछ युद्ध करना है तो अपने मन से करो। ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, लेकिन जब तक इंसान दुनिया में है इसका फर्ज बनता है कि ये अच्छा काम करे। अगर मेरे पास लाइट है तो मैं दूसरों को भी लाइट करूं। अगर मेरे पास लाइट है तो उसका मैं सीधा अपना ही वो काम ना करूं ना, मतलब प्रस्त ना हूं, मैं सेल्फिश ना हूं, मैं दूसरों के लिए भी कुछ करूं। इसलिए कुछ तमन्नाएं ऐसी हैं कि जो समाज का भला करने की, और बाकी कुछ नहीं है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, हालांकि आपने विस्तार से बताया कि आपकी विचारधारा और आपका विजन क्या है, फिर भी मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपका आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क कहाँ पे फिट बैठता है। भमागी साहब को हम एक सोशलिस्ट लीडर देखें, एक कम्युनिस्ट लीडर देखें, एक कैपिटलिस्ट लीडर देखें, या फिर इन सभी विचारधाराओं के जो जाले हैं, जो जंजीरें हैं, इनसे आज़ाद है भमागी साहब। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ कि कहाँ पे आप अपने आप को देखते हैं। डू यू कंसीडर योरसेल्फ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट? आर यू द मिक्सचर ऑफ ऑल दिस? नहीं, मिक्सचर नहीं हो मैं। देखिए, मैं समाज का भला करने की ही सोच रखी हुई है। बाकी मैं किसी को ये नहीं कहता कि क्यों कोई कम्युनिस्ट है, क्यों कोई दूसरा कैपिटलिस्ट है। बहुत सारी दुनिया में बड़ी किस्म की आइडियोलॉजी है, तो सबकी एक जैसी नहीं होती। मैंने 3 बातें सीखी हैं जिंदगी में: एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड अवॉइड। एक्सेप्ट कर लो, सबको एक्सेप्ट कर लो। आइडिया अपना है, लेकिन किसी को अगर कोई, मैं अगर ब्लैक कलर के कपड़े पहनता हूं तो दूसरा अगर व्हाइट पहनता है तो मुझे व्हाइट वाले से नफरत नहीं होनी चाहिए। खाने पीने पे, पहनने पे हमारे एक दूसरे के कोई बात नहीं होनी चाहिए। आइडिया भी अलग अलग होता है। एक्सेप्ट कर लो दूसरों को भी, एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने का मतलब, अगर किसी जगह कम है, लोग ज्यादा हैं, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करें, अगर धक्का मुक्की ना करें, बड़े प्यार से बैठ जाए कि हमारा कोई बात नहीं, आप यहाँ आ जाइए, बैठ जाइए, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ, एडजस्टमेंट कर लेते। एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड अवॉइड। और छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर दो। बहुत कुछ कहते हैं लोग, सारी बातें सुन करके क्रिटिसिज्म भी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और क्रिटिसिज्म, मैं कहता हूँ कि हेल्दी क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए। कैसा क्रिटिसिज्म होना चाहिए? हेल्दी क्रिटिसिज्म क्या होता है? हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है जिसको कहते हैं कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी बनाए, बिन पानी बिन साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। कि जो क्रिटिसिज्म करने वाला, उसको पास में कुटिया बना के रख दो, है वो बिना साबुन लगाए, बिना साबुन के उसको वो साफ कर देगा, क्योंकि उसके डर के बारे में अपने कैरेक्टर बिल्डिंग में अपना इजाफा करूंगा और ज्यादा कोशिश करूंगा। तो इसलिए मैं कोई उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करना चाहता हूं कि
मतलब मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ सबको, एडजस्ट भी कर लेता हूँ, अवॉइड भी करता हूँ छोटी मोटी एक्सेप्टेंस, अवॉइडेंस और साथ ही साथ एडजस्टमेंट की पॉलिसी को आप अडॉप्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ये भी समझना चाहता हूं कि कांग्रेस के साथ आपका रिश्ता कैसा है, और क्योंकि आप सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, तो मैं समझना चाहता हूं कि व्हाट इज योर करंट पोजीशन इन कांग्रेस। अभी आप कांग्रेस में किस रोल पे हैं और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? रोल में एज ए वर्कर कर रहा हूँ, और कांग्रेस से रिश्ता ये है कि हमारा कांग्रेस से इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रिश्ता आज का नहीं है, बल्कि मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे ताया जी, जो भी मेरी फैमिली है, सब लोग जानते हैं। कांग्रेस के पुराने पुराने लोग भी जानते हैं यहाँ उधमपुर के कि हम रहे ही कांग्रेस से हमेशा से, आइडियोलॉजी वही रही है। तो अब जब मैंने सर्विस छोड़ी, सर्विस में तो मैं किसी पार्टी के साथ जा नहीं सकता था। सर्विस छोड़े हुए मुझे 2 साल हो गए जी। तो जब मैंने सर्विस छोड़ी तो उसके बाद चौधरी लाल सिंह जी का इलेक्शन, यानी एमपी इलेक्शन आ गई। उस दौरान में मैंने ज्वाइन क्या किया, लेकिन मैंने पूरे तरीके से कोशिश की, उनकी कैंपेन की। रमन भल्ला साहब जो है, उन्होंने यहाँ से जब खत्म हुआ इलेक्शन तो उधर बाद में होनी थी, तो फिर 2 दिन 4 दिन मैंने उधर भी लगाए। तो हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी कैंडिडेट थे मैंने कोशिश की, और जहाँ पर अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का हो गया तो हमने सब ने मिल करके कोशिश की, और काफ़ी वोट दोनों कैंडिडेट्स ने हमारे लिया। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की। तो कांग्रेस के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, और आज भी एज ए वर्कर मैं काम कर रहा हूँ 2 सालों से। पोजीशन अपनी होती है बंदे की, उसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा किसी के पास लेवल लगा हो तो वही काम होता है। आइडियोलॉजी तो चेंज होती नहीं है, तो चल रही है। तो क्या भमागी साहब कांग्रेस में ही अपना सफर जारी रखेंगे, जैसे वो रिश्ता पहले का है वो आगे हमेशा बना रहेगा, या फिर कोई साइड स्विच करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि मैं ये सवाल आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि पिछली जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस हुई, वहां पे उधमपुर वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जिनको टिकट मिलनी चाहिए थी, वो डॉक्टर मुल्खराज भमागी थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। तो मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं आपसे। नहीं, ये आपको पता नहीं कहाँ से पता चला कि मैं ज़्यादा डिजर्विंग था। ये नहीं है बात है, ये पार्टी के हाईकमांड के फैसले होते हैं। उन्होंने कोई किस तरीके से सिलेक्शन की होती है, और जिस भी कैंडिडेट को जब कैंडिडेचर मिला तो मैंने दिलो जान से उनकी मदद की, और काफ़ी वोट हमने प्राप्त किया। पर यह है कि पार्टी देखती है, चैनल्स बनाती है, और पार्टी को पता है, वो बड़े बड़े समझदार लोग हैं ऊपर बैठे हुए, उनको पता है कौन बंदा किस कैपेसिटी का है, किस कैलिबर का है, और किस तरह से काम कर सकता है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं पार्टी में आगे जाने के। ऐसी कौन सी बात है, ये बड़ी पार्टी है, ये समुद्र है। यहाँ पर हम ये छोटी बात लेकर के नहीं कि हाँ जी एक बार कैंडिडेचर नहीं मिला मुझे तो मैं गुस्से हो जाऊंगा, ये भी बात नहीं है। लेकिन ये पार्टी को देखना भी चाहिए कि अगर पार्टी इस वक्त बड़ी खास पोजीशन पे नहीं है तो क्या हमारे जैसे लोगों को कोई जिम्मेवारी दे करके आगे ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, ये इनको देखना है। और मेरे ख्याल में मुझे कहने की जरूरत नहीं, पार्टी को सब पता होगा कि कौन किस तरह का बंदा है और सोच कैसी है भी अपना या नहीं है। कोई भी 2 सालों से कोई भी प्रोग्राम, चाहे जम्मू हेड ऑफिस में हुआ हो और चाहे दिल्ली तक जाने का मौका मिला हो, जहाँ स्ट्राइक पे बैठने का मौका मिला हो, कोई भी प्रोग्राम उधमपुर में होगा, जैसे मुझे आदेश हुआ होगा तो मैंने पूरी कोशिश की है पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके, जितना मेरा वो योगदान, मैं जैसे बोल रहा हूँ चिड़िया की बात, जितना मेरे से योगदान हो सकता था मैंने दिल से किया है, ये मुझे खुशी है जी। भमागी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पंचैरी, लांगर और बमा के इलाके से आते हैं, और वहाँ पे आज भी अगर हम देखें तो रोड्स की कंडीशन बहुत वर्स्ट है। लोगों के पास जो है वो अभी भी घर जो है वो कच्चे मकान हैं।
जो अनसर्टन वेदर है उसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अभी पिछले दिनों जो कहर जम्मू और कश्मीर में देखने को मिला, बारिशें, फ्लड्स, डिजास्टर ऑल अराउंड, और उससे लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ। बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, जैसे मैं हॉस्पिटल की बात करूं, इवन की जो फूड और शेल्टर है उससे भी लोग कहीं तक डिप्राइव्ड हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमने देखा कि लोगों के पास खाना खत्म हो गया और फिर हेलीकॉप्टर सर्विसेज स्टार्ट की गई। तो इतनी खस्ता हालत एक इलाके की है, उसके लिए बमागी साहब क्या काम कर रहे हैं और किसको इसका जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए ना, यही तो मेरा रोना है। अभी की बात नहीं, मैं तो बहुत देर पहले से ही इलाके के लिए बोलता आया हूँ, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये डिजास्टर आया तो सबसे पहले मैंने कोशिश की है इन लोगों तक पहुंचने की, जहां तक पहुंच सकते थे। आगे रास्ता बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन टेलीफोनिकली भी हमारे साथ कनेक्ट था, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट रहा और सबके साथ जैसे भी हो सकता था तो कोशिश की। लेकिन रोना यह है कि अभी भी वो लोग जो हैं जिनके मकान गिर गए थे, जिनको टेंट्स वगैरह मुहैया करवाए गए थे, आज भी वो टेंटों में रह रहे हैं। अफसोस आता है मुझे, किसको पूछूं, सरकार किसकी है, कौन जिम्मेवार है? किसी एक बंदे को तो मैं दोष दे नहीं सकता हूं। वही टेंटों में रह रहे हैं। मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताया कि एक लड़के की शादी गंडाला में टेंट में से हो गई, जिसकी शादी हो गई, क्या हालत है उनकी। एक 80 साल 85 साल की माता जी हैं जिनको वो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती है और टेंट में रह रही हैं। इसका मतलब मैं ग्रास रूट लेवल का लीडर हूं, मैं जानता हूं कौन कैसी किस कैपेसिटी में है, किस पोजीशन में। आज भी लोगों के मकान ने माली में वहां जाकर के मैंने देखा लोगों को किस तरह से वो टेंटों में रह रहे हैं और नीचे सारा चला गया और टेंट में ठंड से रह रहे। किसी को चिंता ही नहीं है, इनके लिए कौन बोलेगा। ये जब वोटों का टाइम आता है, इलेक्शन आती है, तो लीडर्स चले जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई बयान भी नहीं देता ना, एक स्टेटमेंट नहीं आती कि हमारे इनके लिए। मैंने तो पढ़ी नहीं कहीं, ना किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारा ये हालात खराब है। मुझे ये नहीं देखो, ये लांतर पंचायत विभाग का रोड जो है, इसके लिए मैंने बोला है कि ये सप्लाई मोड से आगे इसका दोहरीकरण होना चाहिए, ताकि इस इलाके का टूरिज्म जो है वो बढ़ पाए। ये किसी का कंसेप्ट ही नहीं है, ये कंसेप्ट ही नहीं इन लोगों को आता। जैसे एजुकेशन का कंसेप्ट नहीं है कि बीएलओ लगा करके रखे हुए हैं इन्होंने, टीचर्स को बीएलओ लगा दिया, क्लासें खाली हो गई और बेरोजगार लड़के बेचारे मर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिख कर बताया है कि भाई साहब कम से कम इन टीचर्स को मुक्त करो वहां से, और वहां पर नए लोग जो हैं जो बूथ लेवल पे वहां पर जो हाईली क्वालिफाइड है उसको वहां पर बीएलओ लगा दो, उसकी नौकरी लग जाएगी, टीचर का बर्डन कम हो जाएगा और क्लासें जो है सफर नहीं होगी। ये बातें मैं कर रहा हूं। और ये जो सड़कें जब तक नहीं होंगी तो हमारा इलाका बड़ा खूबसूरत है, लेकिन टूरिज्म नहीं बढ़ सकता। जब तक टूरिज्म नहीं बढ़ेगा तो हमारी इकॉनमी नहीं बढ़ सकती। जब तक इकॉनमी नहीं बढ़ेगी तो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन बंद नहीं होगी हमारे इलाके की। सिर्फ लांतर पंचायत विभाग की बात नहीं है, ये बसंतगढ़ वाला एरिया देख लो आप, रामनगर के हाई टेरेंस देख लो आप, गूढ़ संगलदान कर लो। मैं जम्मू प्राविंस की बात करूँ, ये जितना भी है जम्मू प्राविंस में जो हिली एरियाज हैं, यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन टूरिज्म इसीलिए नहीं कि सड़कें ठीक ढंग से नहीं है। तो अपने एरिया की बात करें तो यहाँ जहाँ जंगल गली में इतना अच्छा है, लेकिन नहीं, अगर जंगल गली वाला एरिया अगर वहां पर उसको टूरिज्म में बढ़ावा बढ़ता है, ज्यादा हो सकता है जब ये सड़कें अच्छे ढंग से बन जाए। सड़क नहीं तो टूरिज्म नहीं, टूरिज्म नहीं तो इकॉनमी नहीं, इकॉनमी नहीं तो एक्सप्लॉयटेशन बंद नहीं होगी और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन होती है। एक मौका और दो, एक मौका और दो, एक मौका और दो, और 70 साल 78 साल हो गए मौका देते 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 देते। मौका दो जी, मौका दो, एक मौका दो, बस अगली बारी आपकी सड़क बन जाएगी। एक मौका और दो, अगली बारी आपकी सड़क बन। ये मौके को देखते देखते हम भी बहुत उम्र हो गई, जब 50+ बंदा हो जाता है, 60 के लगभग हो जाता है, बड़ी उम्र होती है, हाफ सेंचुरी हमने क्रॉस कर दी है। यही बताते बताते हर बार यही बात, चाहे उधमपुर का लीडर हो चाहे कटरा का लीडर हो, इन लोगों ने हमारे जितने भी पहाड़ी इलाके के लोग हैं, इन लोगों की एक्सप्लॉयटेशन की है। और हमारे वाले लोगों को पता नहीं चल रहा होता है कि हम कर क्या रहे हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग चीज है, पॉलिटिकल कोई किसी से भी जुड़ा हो, बात कोई बात नहीं, जुड़ो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं, वो भाषण उस किस्म के दे देते हैं तो लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, अच्छी बात है, उनको आइडियोलॉजी के मुताबिक चलना भी चाहिए। सारी पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि सब अपनी, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हर बार एक्सप्लॉयटेशन, हर बार शोषण, और बंदों को पता ही नहीं चलता कि हमारी एकता की कितनी जरूरत है।
तो मैं ये असल में जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्या कोई पॉलिटिकल लीडर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? और साथ ही अगर मैं बात करूँ तो फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स अगर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस रूल कर रही थी यहाँ पे, तो क्या इसके लिए कांग्रेस भी रिस्पॉन्सिबल है और मेन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रही है? और अगर लोग आपको मौका देते हैं तो आपका प्रैक्टिकल रोड मैप क्या है, मतलब कैसे आप इस सिस्टम को और इस दिशा को सुधारेंगे ताकि लोग आप पे भरोसा कर पाए? व्हाट इज योर प्रैक्टिकल रोड मैप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस एरिया? मेरे पास बहुत सारा, मेरे पास शहर के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं। सारे मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ऐसी बात नहीं है। शहर को भी देख रहा हूं, जहां का बिजनेस भी ठप हो गया है। यहाँ की जो गलियां सड़कें हैं, ये खड्डे, यहां से जाकर के हम गोल मार्केट तक जाते हैं, हमारी पीठ हमारी वो दर्द करने लगती है? यहां से जो ये रोड जो संभल वाला देखते हैं, हम इस रोड में जाते, खड़ खड़ गाड़ियां करती हैं। यहाँ कौन सी डेवलपमेंट है जी? यहाँ कौन सा इनका ज्यादा व्यापार बढ़ रहा है? ये लोग तो खज्जल हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस तरीके से ये एक तरफ ऐसे मुंह मोड़ के बैठ गए, हमारे ए मेरा रिश्तेदार, ए मेरा सक्का, ए मेरा सक्का, इस तरीके से सक्का होने वाला जिससे आपकी डेवलपमेंट नहीं हो गई। पूछना हिमाचल वालों को, वो एक बार एक सरकार बनाते, दूसरी बार दूसरी पार्टी की बनाते, लोग फायदा लेते हैं। कश्मीरी फायदा लेता है, कश्मीरी बिल्कुल फायदा लेता है, वो दिल्ली वालों, वो बीजेपी से भी फायदा ले लेता है, वो कांग्रेस से भी फायदा ले लेता है। और जम्मू प्रोविंस के हमारे लोग जो हैं कहते हैं हमारा यहाँ के लीडर अच्छे नहीं है। कहाँ के लीडर अच्छे हैं? कश्मीर के बड़े तगड़े लीडर हैं। यार लीडर तो यहां भी मैं 10 गिनाता हूं जो जम्मू में बहुत जबरदस्त लीडर है, जिनका फायदा हो सकता था हमारे जम्मू प्रोविंस को, और बोलते भी हैं, दिलेर भी हैं, नॉलेज भी रखते हैं। लेकिन अफसोस हमारे लोग अपने लीडर्स को कंसीडर नहीं करते। इनको नहीं लगता वो मागी अच्छा है। इनको अगर दूर से कहीं गाड़ी में आया, मोटा होगा, पेट बड़ा होगा, गाड़ियां जबरदस्त होंगी, उसका ऐसे देखने में बड़ा वो खूबसूरत होगा, क्योंकि पला ही बड़ा मजे में है। मेरी तरह गुर्बत थोड़ी देखी है, बड़ा मजे से आएगा। अगर हाँ दहशत तो मेरे ऊपर से छलांगे लगा के चले, मारा यार बहुत जी जल्दी करो, फलाना बंदा आ गया, नारे लगाना शुरू कर दें। ये कंसीडर ही नहीं करते, ये किसी को कंसीडर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा नुकसान है। और अगर मेरे जैसे बंदे को मौका मिलता, मैं एक एग्जांपल देता हूं। हालांकि यूटी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव की कोई ज्यादा पावर मुझे नहीं लग रही है। रोजाना लोग देखो, मैं बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बात कर रहा हूं। रोजाना हम सुनते हैं कि हमारे ये 29, ये 40, ये 50। मैं नहीं उन बातों पर जाना चाहता, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करता, मैं किसी की वो नहीं करना चाहता हूं। एक आजाद कैंडिडेट जीता है हमारा बणी से, शायद डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी। वो मेडिकल में थे और उन्होंने नौकरी छोड़ी और लोगों ने इत्मीनान कर दिया, विश्वास कर दिया। तो देखो ना कैसा काम कर रहा है बंदा, काम कर रहा है ना। पहाड़ी इलाके का बंदा, पहाड़ी इलाके की, उसको पता है। इन लोगों को पता है कि देखो शहर वालों का जो लीडर होगा उसका कोई कैपिटलिस्ट हो, या कोई नहीं भी कैपिटलिस्ट हो, आम आदमी से भी बन जाए, उसकी भी बेचारे की मजबूरी है। पहाड़ों में जाएगा कहां? उसको मैं डोगरी बोलूं, तलुंडा नहीं पता, संगला नहीं पता, बंज नहीं पता, चीड़ नहीं पता, कायल नहीं पता, द्यार दिखे दे मोटे मोटे की, ये द्यार मैन हुआ है ना, तो सरा नहीं पता है। और लाके के जो खाने पीने वाली चीजें उनका नहीं पता है। भेड़ और बकरी का डिफरेंस नहीं कर सकता बंदा है। तो फिर मुझे बताओ कि वो कैसे लीडरी करेगा? मैं तो समझता हूं कि हिली एरिया जितना है ना, यहाँ अलग कंस्टिट्यूंसीज होनी चाहिए। मैंने ही थोड़ा सारी जिंदगी वहां रहना है। एक बार कंस्टिट्यूंसी बनी होगी तो वहां पर दूसरा कोई आएगा, तीसरा आएगा, 10 लोग कंपटीशन करेंगे, 10 में से एक जीतेगा। तो मेरे ख्याल में वो अच्छा रहेगा। और आपने कहा कि मेरे दिमाग में बहुत चीजें हैं, मैं कर सकता हूं, ये मैं गारंटी देता हूं। अगर मुझे कोई पावर, देखो पावर के बगैर कुछ होता नहीं। जब पावर होती है डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड होना, जब इलेक्टेड हो जाता है, जब ब्यूरोक्रेसी, देखो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। आज तो लेजिस्लेचर वाला काम एग्जीक्यूटिव कर रहा होता है, एग्जीक्यूटिव वाला जुडिशरी कर रही होती है, जुडिशरी वाला लेजिस्लेचर कर रहा है, लेजिस्लेचर वाला मीडिया कर रहा है।
आज नहीं है, लेकिन बेसिकली यही है 4 पिलर। कैसे कैसे लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं? कर रहे हैं अपने मर्जी से, जिसको टेलीफोन किया तो वो वैसे करता है, लीडर बन जाते हैं, अफसर भी लीडर बन जाते हैं। कहता है मेरी अफसर को लीडर के साथ अच्छी बनती है, मेरी अपनी मर्जी है, मैंने अपने जूनियर को अगर रगड़ना है तो रगड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, मेरी मंत्री से बनती है। तो वो किसका काम हो रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपने हाईलाइट किया। आपने कहा कि देयर इज जो आप कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस हो रहा है एक ऑर्गन का दूसरे इंटरफेरेंस कर रहे हैं ना, और जो क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है वो डिसरप्ट हो चुका है, जिससे कि कुछ मैं कोर्ट के ऊपर कोई मतलब हमारी जुडिशरी जो है वो माननीय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर भी बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग जिन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टी का सहयोग किया, किसी काम के लिए भी किया, उन जजेस को अपर हाउस में ले लिया गया और वो होम मिनिस्टर के पीछे पीछे ऐसे चलने लगे। देन हम क्या तवक्को कर सकते हैं कि जुडिशरी में बिल्कुल ठीक ढंग से काम हो रहा है? जुडिशरी करती अच्छा है, लेकिन वो ऑफिसरान वो जजेस जो है, इसका मतलब उनको चाव चढ़ गया कि हम अपर हाउस में जाना चाहते हैं। उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगा। सारे गलत नहीं है, बहुत अच्छी जुडिशरी, आज भी जुडिशरी पर उम्मीद रखी हुई है, हम सब ने उम्मीद रखी है करके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स, जुडिशियल जो सिस्टम हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, हमें आज भी बड़ी उम्मीद है इनसे ही, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जितनी चीजें लिखी हुई है ये सब बिल्कुल ताकतवर हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस काम ही अगर उस ढंग से नहीं कर रहे तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो ये है कि लेजिस्लेचर पावर रखता है। अगर लेजिस्लेचर ठीक ढंग का लेजिस्लेचर हो तो वो काम करता है पब्लिक के लिए। मैंने इसलिए डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी का एक एग्जांपल दी, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे अच्छा काम करने वाले हैं। मैं नहीं कहता किसी को, बहुत सारे एमएलए अच्छा काम करने वाले हैं। कोई अपनी पार्टी के चक्रों में पड़े होते हैं कि पता नहीं हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो पता नहीं पीछे से खींच ले। ये भी वो बना के रखे हुए हैं ना, जिनको कहते हैं वो पॉपेट ही होते हैं, पीछे से डोरी किसी के हाथ में तो फिर वो खींच लेते हैं। तो थोड़ी सी आजाद भी रहना जरूरी होता है। पब्लिक बड़ी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू का मुद्दा पूरे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले मैंने शुरू किया। देख लो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर हुई। तो मैं आपसे फिर से ये समझना चाहता हूँ कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, कश्मीर वाले चाहते हैं कि वहां पे एनएलयू बने, जम्मू के लोग अभी सड़कों के ऊपर हैं और प्रोटेस्ट। देखिए, जम्मू वालों को मालूम नहीं था ना एनएलयू के बारे में, एक आध बंदे को पता था, किसी को 10, 20, 50 को होगा, लेकिन शुरू नहीं की। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर कश्मीर में बनी तो अच्छी बात है, उनको मुबारक है, बढ़नी चाहिए ना। हमारे 2 प्रोविंस है, वहां भी लोग ही हैं, हमारे ही लोग हैं। हम इतना फर्क क्यों करते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के? क्यों हम कम्युनल बातें करते हैं? क्यों घटिया बातें करते हैं हम? ये लीडर्स का काम नहीं है। अच्छे लीडर वो हैं जो जोड़े तोड़े। रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। जो जोड़ता नहीं है वो धर्म ही नहीं है। मैं कहता हूं ये कौन सी बात? कश्मीर के अंदर हमारे बच्चे हैं, वहां पर एनएलयू होनी चाहिए, वहां पर वो करें। लेकिन जम्मू वाले जहां से तो कश्मीर जाकर के नहीं ना कर सकते। अगर सारी चीजें जहां पर अलग हैं वहां पर अलग है, और फिर भी एक बड़ा छाता जो है वो तीनों प्रोविंसेस को जोड़ता था, एक को अलग कर दिया हमसे, हमारा भाई छीन लिया गया। लेकिन 2 जो बचे हुए हैं इन्होंने इकट्ठे रहना चाहिए। पर जम्मू वालों को देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब की बड़ी अच्छी बात लगी कि जब यहां पर वो बन गया तो हमारे लिए आपने क्यों नहीं बोला? ये बड़ा दिल चाहिए ना, आपका भी बड़ा दिल चाहिए, मुख्यमंत्री साहब का भी, और आपका भी बड़ा दिल चाहिए, जम्मू वालों का भी। अगर आप आपस में दूरियां बढ़ाते जाओगे तो बहुत बढ़ जाएंगी, अगर इकट्ठा करोगे तो क्लोज हो जाएंगी, प्रेम बढ़ जाएगा, अच्छा रहेगा, डेवलपमेंट होगी। हम डेवलपमेंट के सोच रखने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू में भी एनएलयू जो है होनी चाहिए, ताकि यहाँ के बच्चों को भी फायदा हो। दूसरी में इनके साथ बात जोड़ी थी कि आईआईएम, आईआईटी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बढ़नी चाहिए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो हमारे राज्यसभा सदस्य हैं, जो हमारे एमपीज हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जितना भी है, इन सब को मिल करके विदाउट पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ करके जम्मू के लिए एनएलयू मांगना चाहिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मांगनी चाहिए, और इनमें जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए। जगह हमारी, पैसा एनएलयू के लिए भी और आईआईएम, आईआईटी और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन जो नेशनल लेवल के वो बने हैं, तो वो हमारे लिए पैसा आया था।
तो हमारे बच्चे 5% भी वहां पर एडमिशन ना ले पाए हैं। और पूरे हिंदुस्तान हमारा है बेशक है, लेकिन हिंदुस्तान के तो बच्चे आए ही आए, हम थोड़े रोक सकते हैं, कानून ही नहीं है। यूजीसी भी जानती, बाकी भी जानते, लेकिन कम से कम यहाँ के बच्चों को प्रायोरिटी पे रखना चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं उनको भी फायदा मिल सके ना। मैंने तो कहा कि 35, 40, 50% होना चाहिए, पर इतना नहीं। अगर तो 25% जम्मू कश्मीर के बच्चों को वहां पर रजिस्ट्रेशन हर एक इंस्टीट्यूशन में होनी ही चाहिए ताकि इन बच्चों को फायदा हो सके। हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे इस वक्त बड़े मुश्किल में हैं, इस मुश्किल दौर से निकल रहे हैं। मैं उन बच्चों को शाबाशी देना चाहता हूं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर ये मुझे बुलाएंगे, अगर मेरी बात को सुने, जो बच्चे मेरी बात को सुनने के बाद प्रोटेस्ट पे उतर गए, जम्मू में भी उतरे, उधमपुर में भी देख रहा हूँ, शायद सांबा कठुआ में भी होंगे, रियासी में भी होने चाहिए, कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के उपलक्ष्य में जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मुझे जहां बुलाएंगे, जहां मेरी जरूरत पड़े, मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। मैं नहीं उठूंगा इनके साथ, मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। जरूरत है हमारी। मैं मुख्यमंत्री साहब से कहूंगा, गवर्नर महोदय से कहूंगा कि ये बात करें दिल्ली से। ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के पास का रोग नहीं है, ये नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो ये दिल्ली वाले ही बना सकते हैं। तो दिल्ली वालों के पास कमी थोड़े ही है, दिल्ली वालों के पास यूनिवर्सिटी मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ कि एक जगह में गया, वहां पर बोलते हैं न्यावत नायब तहसीलदार बैठता था 55 सालों से, जहां पर अब वहां से उठा करके कहीं और ले जा रहे हैं। मैं उस दिन भी बोल रहा था, मैं शराबियां टियां खोलियां और जिन्नियां मर्जी खोल लो, तो न्यावत बनानी हो तो बड़ी मुश्किल। अगर शराब की दुकानें खोल ली तो 400 खोल दी जम्मू में, तो क्या एनएलयू खोलने में आपको ज्यादा दर्द होती है? इसका मतलब आप बच्चों के हितैषी नहीं हो, बच्चों के दुश्मन हो, इस यूथ के दुश्मन हो। यूथ मैं सबसे बड़ा यूथ को मानता हूं, यही मेरा फ्यूचर है। तो यूथ अगर आगे नहीं आएगा तो बात में बढ़ने वाली नहीं है। यूथ को लीडर चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। बिल्कुल, जहां मुझे ले जाएंगे, मैं एनएलयू के लिए आपके साथ धरने प्रदर्शन में बैठ जाऊंगा, मैं लेट जाऊंगा, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं। और हक है हमारा कि जम्मू में एनएलयू बढ़नी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एनएलयू का मुद्दा भी ये कहीं ना कहीं एक डिवीजन क्रिएट नहीं कर रहा है जम्मू वर्सेस कश्मीर में? और क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जम्मू वर्सेस कश्मीर में अभी पिछले दिनों से बीजेपी के कुछ लीडर्स ने कहा कि जम्मू शुड बी सेपरेट स्टेट। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाना चाहिए, और दोबारा से ये एनएलयू का मुद्दा आना जिसमें जम्मू वर्सेस कश्मीर हो रहा है, क्या ये प्री प्लान्ड कोई साजिश? नहीं, देखिए ना, जम्मू स्टेट अलग होना ये बड़े लेवल की बात है, लेकिन हमारा कल्चर अलग है, ये सारी चीजें। अगर तो ये कैसे होना है, अगर हो गया तो फिर देखो, पहले भी बड़ा सारा एरिया हमारा टूट गया है, और अगर एक हिस्सा और टूट जाएगा तो वही ना हो जाए कहीं के दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, वो ना हो जाए। पर स्टेट बनना अलग बात है, एनएलयू बनना अलग बात है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जब बाकी इंस्टीट्यूशन जो जम्मू में है, कश्मीर में होना चाहिए, कश्मीर में है वो जम्मू में, बराबर होना चाहिए ना, अलग से नहीं होना चाहिए। मैं इस पे नहीं ज्यादा वो जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर स्टेट चाहते हैं लोग, तो बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो बड़ा छोटा आदमी हूँ, बड़े बड़े लोग हैं, वो अगर स्टेट मांग रहे हैं तो उनके अंदर कुछ होगी भावना, प्री प्लानिंग, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई नहीं है। वो उमर साहब ने भी बड़ी सीधी स्पष्ट बात की है कि वहां पर एनएलयू अगर बने तो जम्मू वालों को खुश होना चाहिए। मतलब इस किस्म का बयान ये नहीं बात बोली उन्होंने। और जब यहाँ पर बनी थी तो हम थोड़े बोले थे वहां पर के एम्स क्यों बन गया, आईआईटी क्यों बन गया, हम नहीं बोले थे, थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाना पड़ता। तो वहां बढ़ जाओ, बन गई, अच्छी बात है, बन गई है, मेरे ख्याल में वहां पर एनएलयू अलॉट हो गई है, लेकिन जम्मू में होने चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। तो मैं ये भी समझना चाहता हूँ आपसे, आपका स्टैंड क्या है? जम्मू अलग स्टेटहुड होना चाहिए नहीं? क्योंकि लाल सिंह जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है कि जम्मू सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, और पिछले कई सालों से लाल सिंह जी भी ये बात बार बार करते आए हैं। पैंथर्स पार्टी की जब मैं बात करूं तो बलवंत सिंह मनकोटिया और ये भीम सिंह जी, ये भी इस चीज़ का समर्थन कर रहे थे कि जम्मू सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। तो आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? आप चाहते हैं जम्मू सेपरेट स्टेट हो या फिर? देखिए, इसके लिए पैरामीटर्स होंगे ना कि कितनी पॉपुलेशन चाहिए स्टेट के लिए। अगर जैसे असेंबली सेगमेंट के लिए होती है कि हमारे इतने से इतने तक कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया में फॉल करे तो फायदा होता है। स्टेट अलग होने से एक फायदा होता है हमें कि यहाँ के लिए फंड्स जो है सेंटर से अलग आएंगे, और यहाँ का मुख्यमंत्री भी अलग होगा। हाँ, वो भी एक फायदा, ठीक है ना।
वो लीडर्स को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। पर मैं यही कहता हूं कि कहीं अलग ना हो जाए ना सिस्टम। हमारे J&K की स्टेट एक ऐतिहासिक स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट है। देखिए महाराजा ने इस स्टेट की एक्सटेंशन, इस स्टेट की हदें, सरहदें कहां तक बढ़ा दी, इतना टाइम नहीं है, कहां तक बढ़ा दी। तो फिर उसका क्या फायदा। थोड़ा सा स्टेट बेशक बड़ी रहे लेकिन स्टेट के लोग जो हैं वो इकट्ठे रहे, अच्छी सोच लेकर के चले। और अगर जो लोग स्टेट मांग रहे हैं उनका अपना विजन होगा, बड़े अच्छे ढंग से सोच रहे होंगे, फायदा भी होता है। और देखो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स तो हर चीज के होते हैं ना, साइंस के भी तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है, ठीक है ना, हर चीज के होते हैं। मैं तो आजकल के एजुकेशन में भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देख रहा हूँ। जो बेचारे अनपढ़ हैं वो किसी और हिसाब से, जो पढ़े लिखे हैं वो बड़े परेशान, करें क्या। बिल्कुल। तो न्यू यूजीसी गाइडलाइंस रेगुलेशंस 2026 की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर भी बड़ा हंगामा चल रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए वो एक वो उसको कहता हूं मैं प्री प्लान। स्टेट वाली बात या इसकी NLU की या ये प्री प्लान कोई नहीं है। ये मौके पे आ गई, अगर मैंने शुरू की कोई बात तो किसी ने पकड़ ली, किसी ने दूसरे ने बोला, तीसरे ने, तो बात जिनको समझ आ गई तो वो बात करने लगे। वाकई मांग रहे हैं, सच्चाई बात है। लेकिन ये जो यूजीसी का जो निकला है ना, ये एक ऐसा फरमान जो है वो इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम लड़ाया और मुझे लगता है कि इतनी प्री प्लानिंग से, इतना सटीक वो एक इनका फैसला है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो, चलो मेरे ख्याल में मार्च तक उस पर स्टे लगाया, तो हम वेलकम करते हैं। किसी ने मांग नहीं की है। SC ST कोई किसी जाति का नाम नहीं है, वो शेड्यूल्ड एक कैटेगरी है जिसको अपलिफ्ट करने की कहीं कहीं जरूरत होती है। लेकिन यहां तक अगर जनरल कैटेगरी के बंदे के ऊपर झूठा भी इल्जाम लगा दिया जाएगा, वो फंस जाएगा कहां, वो जाएगा कहां। ऐसे इससे डिवीजन पैदा होगी समाज के बीच में। अब हाँ, हेटरनेस होगी। और देखिए ना, पहले हिंदू मुस्लिम करके उन्हें कुर्सियां हासिल की, अब वो छोड़ के अब हिंदू को लड़ाने का चक्कर है। हम तो भाई हैं सारे, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई कह रहे हैं। और जो हिंदू भाई हैं हमारे, उनमें भी 10 किस्म की जातियां होगी, कई किस्म की जातियां हैं, वर्ग हैं, वर्ण हैं, सारी चीजें, पर हम एक हैं, हम भारतवासी हैं। सबको हक मिलना चाहिए, लेकिन लड़ाई नहीं लगवानी चाहिए। ये आग लगवा रहे हैं, तो इसके मैं बिल्कुल जी भमागी साहब, आखिरी में मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी सी बातचीत लंबी हो गई है और आपके पास भी कम वक्त है। पॉलिटिक्स से हटके आपकी एक पोइटिक साइड भी है। आप शायर हैं, आप लिखते हैं, और सुना है कि कई कविताएं आपने लिखी हुई हैं। मेरे को ये भी पता चला कि आपने कोई राहुल गांधी जी के लिए भी कोई कविता लिखी है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो पोइटिक साइड है आपकी, इवन कि आप गाने भी लिखते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर ठाकुर साहब, एक बात है कि मैं लिखता ही था। वो क्या गीत है ना, एक है, पता नहीं आशिक बनाया आपने। हाँ। ये राजनीति में तो बड़ी मुश्किल से मुझे परेशानी। ये ठीक है कि मैं खानदानी तौर पर बेशक छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, वो हेरिडिटरी तौर पर भी वो जीन्स होते हैं इंसान में। राजनीति तो चलो अलग बात, लेकिन बेसिकली मैं पोएट, मैं शायर हूँ। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। ये राजनीति ने आशिक गलत बना दिया। अब मेरी कलम बड़ी छूट गई, और मेरे जितने भी मेरे गुरुजन हैं जो मुझे शिक्षा देते थे, जिनमें प्रकाश प्रेमी सर हैं, देशबंधु डोगरा नूतन जी, प्रोफेसर शिव नरमोई जी हैं, डॉक्टर ललित मंगोत्रा जी हैं, ये बड़े बड़े हस्तियां हैं। और मेरे दोस्त हैं, मेरे सुरजीत सिंह होशबरसली से, कितने नाम बताऊं मैं जो मेरी शायरी की दुनिया के लोग हैं, वो मेरे पर बहुत गुस्सा है, वो नाराज हैं, और वो ये कहते हैं कि यार इतना अच्छा तू लिखता था, वो तूने छोड़ ही दिया। मेरे गीत आकाशवाणी से बजते हैं। 2 गीत मेरे, एक इन्होंने गाया है, ब्रिजमोहन जी का बेटे है ना, उन्होंने, उनका नाम मुझे भूल रहा है, और एक उन्होंने गाया है, एक डॉक्टर चंचल शर्मा ने गाया है। 2 गीत मेरे अब और सिलेक्ट हुए हैं, मतलब स्क्रीनिंग कमेटी में पास हुए हैं। और एक मेरी बेटी सोनाली ने भी गाया है मेरा लिखा हुआ गीत, वो यूट्यूब पे लाखों लोगों ने उसको भी देखा है। तो मैं शायर तो हूँ ही,
बिला शक, लेकिन कभी कभी लिखता हूँ। रही बात माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहीं मुझे थोड़ा मौका मिला सुनाने का। वो तो हिंदी में लिखा, मैं लिखता बेसिकली डोगरी में हूँ, तो वो हिंदी में लिखा है। वो उनकी जो पद यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, उस पर मैंने कुछ ख्यालात आ गए तो वो मैंने लिख दिए थे। तो कभी मौका मिलेगा तो मैं वो भी बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी भी अगर कहीं कोई 3 मिनट का टाइम चाहिए, पर ये राजनीति पार्टीज होती हैं, ये स्टेज से किसी को बोलने नहीं देती हैं आसानगी से। और मैं तो कहूंगा बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स हैं, कम से कम 3 मिनट लगते हैं मुझे उसको बताने में, और वो बड़ी सारी सच्चाई जो राहुल जी के बारे में उसमें छुपी हुई है, और उससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। तो बाकी शायर हूँ, कभी कभी मेरा मूड अभी भी कर देता, रूहानियत के ऊपर लिख देता हूँ, कभी कभी मुझे कभी कभी आध्यात्मिकता के ऊपर लिखता हूँ, कभी कभी हालात के ऊपर लिख देता हूँ, कभी कभी किसी तरीके से भी कोई ना कोई। तो कुछ अगर हमारे दर्शकों को अगर आप बता दें तो कोई शेर या कोई आप कविता। याद ही नहीं आ रहा है मुझे इस वक्त, लेकिन जब मैं एक बताता हूँ आपको कि शिकार के ऊपर प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध नहीं ना, शिकार तो उस वक्त देखो हमारी गलतियां हैं कि हमने भी किए हैं, लेकिन शिकार के ऊपर एक मैंने गीत लिखा था, वो अभी मुझे दो लाइनें उसकी लिखाता हूँ कि थोड़ा तरन्नुम में मैं बताऊंगा आपको कि हथे चितवर ते मुंडर बंदूक पुज्जा मियां जाड़े जदों मारी लम्मी को जंगल च चरा दे पिजड़ा दे पिजड़ी सुटे आई कोड़ा मिये मारी ले पिजड़ी आई कच पिजड़े ने आई कच पिजड़े ने सुट्टी लम्मी सू हथे च तवर ते मुंडर बंदूक। और लास्ट विच ऐसा हुआ, लास्ट में ऐसा हुआ था कि वो जो फीमेल मर गई थी ना, मार दी गई थी, और वो जो मेल था वो वहां पर जाकर के बैठ गया, और उसने यहाँ तक पूछ लिया शिकारी को कि भाई साहब मेरा कसूर क्या था, मेरी घरवाली को, मेरी इसको अर्धांगिनी को मार क्यों दिया आपने। और वो क्या बोलता, वो जब वो मियाँ जो है ना, जो शिकारी, वो कहता शम शम रोई पिया डाढ़ी लगी सूंग है, तो दोबारा इस जंगल में मैं शिकार करने नहीं आऊंगा। उसने वो शिकार छोड़ दिया। और करगिल युद्ध पे, जब करगिल में युद्ध हुआ था, उस वक्त मैंने लिखा था कि वो कहते थे ना कि कोई आंख वो हिलने लगे तो समझ लेना कोई रोना पड़ता है, उसको डोगरी में क्या कहते हैं, अख फर्क दी, मेरी फर्क दी अख ओ माड़े शैल जो आना वे, मेरी फर्क दी अख ओ माड़े शैल जो आना वे, बनने पर वे करगिल रखिया तक ओ माड़े शैल जो आना। दिने ते राती मिगी नींदर नहीं आउंदी ऐ, आउंदा जागदियां दुनिया सौंदी ऐ, तोहफे दा वे तोहफे दा लगदा झक ओ माड़े शैल जवाना वे, तोहफे दा लगदा झक ओ माड़े शैल जवाना वे, बनने पर रखिया तक ओ माड़े शैल जवान, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। खूब आपने बहुत इमोशंस को और पैट्रियटिज्म को इसमें जोड़ा हुआ है, और ये जो आपकी साइड है शायद थोड़ी हिडन है। नहीं, मैं ये जानता हूँ कि जब हम बचपन में बड़े हुए हैं तो आपका रेडियो में गीत सुनते हुए बड़े हुए हैं, और कई बार डॉक्टर मुल्खराज भमागी जी रेडियो में आते थे। ये जो पोइटिक साइड है आपकी, ये बड़ी ब्रिलियंट और शानदार है। आखिर में बस इसको कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, जो राजनीति से बहुत दूर है और समझते हैं कि शायद पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो। और क्योंकि हमारे नौजवान इस वक्त बेरोजगारी का आलम उनके सर पे है, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि किसी एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाते हैं, हमारे पास जॉब्स नहीं हैं। तो ये जो एक पूरा का पूरा जाल है जिसके अंदर नौजवान फंसा हुआ है और काफ़ी बेबस हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं। और खास करके उन नौजवानों को जो राजनीति को गंदा समझते हैं, क्या आपको लगता है कि इनको भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए? बिल्कुल एब्सोल्युटली, इनको राजनीति में आना चाहिए और राजनीति का शुद्धिकरण करना चाहिए। अगर नौजवान राजनीति में, मेल फीमेल सारे बच्चे सबको आना चाहिए। राजनीति ही हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी संस्था है
जिसकी बिना पे आप अपना सुधार कर सकते हो, अपना फ्यूचर बना सकते हो। और कौन सा है जी? मैं बोल रहा हूं कि लेजिस्लेचर जो है वही लॉ मेकिंग बॉडी है, और उसमें सुधार लाना चाहते हो तो आम अच्छे लोग जो आगे आएंगे तो बात बनेगी ना। हमने कितनी देर तक ये अंधेरा ढूंढा है, जो हालात देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हमसे इंस्पिरेशन ले, जो हमसे ले सकते और जो और किसी से ले सकते, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनसे प्रेरित होकर के आगे चलना चाहिए। और जब तक नौजवान आगे नहीं आएगा ना, नौजवान को मैं कहता हूं कि 10-12 सालों से तो इनको ऐसा मोटिवेट किया गया है कि बिल्कुल ये समझता है कि जैसे वो फिदाइन होता ना, हमने मर मिटना है पर। भाई क्यों मर मिटना है यार? आप खुद बड़े जबरदस्त हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप जो सरकारी नौकरी करना चाहते हो, ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हो, वो करिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन बीच में से राजनीति में जरूर आइए। राजनीति में आप नहीं आओगे तो और कौन आएगा? और ये पुराने वाले जो बुजुर्ग हमारे, जो मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, उसके बाद नया हमारी रिप्लेस कौन करेगा? हमारे बाद सेकंड लाइन कौन सी होगी? मैं सभी पार्टीज के बड़े लीडर्स को भी कहना चाहता हूं, मेहरबानी करो यार, अपने नई पीढ़ी को मौका दो, नई पीढ़ी को मौका दो, साफ सभी के लोगों को मौका दो, आने का मौका दो, सोचने वालों को मौका दो, बोलने वालों को मौका दो। ये कौन सी बात है आप लोगों की कि आप खुद ये कुर्सी पे बैठ के दूसरे को आने दो? हम तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि दूसरों को मौका नहीं देंगे तो हमारा भी कुछ बनने वाला है नहीं है। यूथ को बिल्कुल आगे आना चाहिए, साफ सभी की, जात पात मजहब, छोटे बड़े के भेदभाव को छोड़ के ऊंचे स्तर पर राजनीति कीजिए। राजनीति करने का मतलब, जो राजनीति गंदी है ही नहीं। कौन कहता राजनीति गंदी है? राजनीति गंदी नहीं, राजनेता गंदे हो सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की भी आइडियोलॉजी जो लिखत में वहां पर इलेक्शन कमीशन के पास है ना पढ़े हुए, सब ने लिखा है कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए लड़े हैं। जब कसम उठाते हैं जे वी स्वेयर द नेम ऑफ गॉड, जब वो कहते हैं ना, जब वो मंत्रालय का जो वो शब्द लेते, जा एमएलए लेते हैं, जो भी लेता है, उस वक्त ये सारे जो शब्द वहां पर बोलते हैं ना, उसके मुताबिक चले तो सही, उसके मुताबिक चले तो। कहां गंदी है? अगर हम लेजिस्लेचर को अलग कर दें, पीछे 3 हिस्से बचते हैं हमारे डेमोक्रेसी के। फिर तो ब्यूरोक्रेसी, वो तो पाकिस्तान में भी है, फिर पाकिस्तान को गाली देने का क्या मतलब हुआ? अच्छा, फिर अगर जुडिशरी की बात करूं, वो तो पाकिस्तान में भी है, वो तो और भी बहुत सारे देशों में है। हमारा देश कब विश्व गुरु बनेगा? जब तक अगर ये 4 चीजें जो हमारे डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर्स है, इसके मुताबिक नहीं चले। और फर्स्ट पिलर हमारा लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर में यूथ नहीं आएगा तो और किसने आना है? और हमारी बहनें बच्चियां जो है वो कहती ना ना ना, राजनीति में नहीं जाना। हमने सुना है किसी से गंदी होती है, देखा नहीं है गंदी होती। गंदी है तो साफ किसने करनी है? हम ही तो करेंगे। इसलिए हम नौकरियां छोड़ करके आए हुए हैं। लोग कई बार कह देते हैं हमारे 4 साल छोड़ने का क्या होता? एक दिन छोड़ के देखो, जो लास्ट डे होता है ना मुलाजिम का, उस दिन भी वो अंगूठा लगाता है जाकर, मारे कहीं सस्पेंड ना हो जाओ। ये छाती चाहिए, दिल चाहिए। नहीं तो पूछना किसी मुलाजिम को जिनकी 6 महीने भी नौकरी नहीं होती तब भी दौड़ रहे होते, एक दिन नौकरी होती तब भी दौड़ रहे होते मुलाजमत से पीछे। वो मरे कहीं हमारा कैरेक्टर खराब ना हो जाए। हमारा कैरेक्टर रहा ऐसा ही, जैसा है तो वैसा ही, लेकिन छोड़ दी। दिल चाहिए इसके लिए। अगर हम साफ करने के लिए आए तो बच्चों को चाहिए आप आइए, सर्विस, जो सर्विस कर रहा है करे, जो और कोई काम कर रहा है बिजनेस करता करे, लेकिन राजनीति में जरूर आइए, तभी हमारा देश जो है तरक्की करेगा। साफ सुथरी राजनीति, गंदी नहीं। तो ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद भमागी साहब हमारे साथ बात करने के लिए। देयर वाज लॉट मोर टू टॉक टू यू, बट समय की बहुत कमी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे डॉक्टर मुल्क राज भमागी, जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और सोशल एक्टिविज्म और इस पॉलिटिकल लाइफ में पूरा का पूरा शिफ्ट किया और लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए जो मैदान में उतरे। और इस वक्त ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और ह्यूमन राइट्स के फील्ड में भी काम कर रहे हैं, पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं, सोशली भी एक्टिव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।